नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर, साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का लगा आरोप। परिवाद दायर की अगली सुनवाई 21 जून हुई तय। पटना में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर दिया गया जोर, वैक्सीनेशन के लिए मेगा इवेंट आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने की कोशिश लगातार जारी। आरटीपीसीआर जांच वैन टेंडर में पाई गई गड़बड़ी आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। कहा, जेम्स पोर्टल के जरिए होती है टेंडर की प्रक्रिया। पटना में आरजेडी ने सरकार पर किया हमला, आरटीपीसीआर जांच वैन के टेंडर में पाई गई गड़बड़ी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार में हो रहे घोटाले पर घोटाले। चलिए खबरों की शुरुआत मुजफ्फरपुर से करेंगे, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 2 सांसदों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। आपको बता दें कि एलजेपी के हाजीपुर सांसद पशुपति पारस और सांसद प्रिंस राज के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है और दोनों सांसदों पर कई धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया गया है, जिस पर साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि ये परिवाद मुजफ्फरपुर के सामाजिक कुंदन कुमार ने किया है, जिसकी अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है। वहीं इस मामले पर परिवादी कुंदन कुमार का कहना है कि रामविलास पासवान ने इस पार्टी का निर्माण किया था और उनके जाने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली थी और पशुपति पारस ने एलजेपी से चिराग पासवान को अलग कर खुद को एलजेपी का बड़े नेता बनने को लेकर साजिश के तहत काम किया है। बढ़ते आगे, जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए मेगा इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कामकाजी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके तहत अब कई केंद्रों पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। मंगलवार को 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन बिहार आई हैं। हालांकि अभी बारिश की वजह से वैक्सीनेशन में थोड़ी परेशानी आ रही है। वहीं कुछ समाज के कुछ वर्गों द्वारा वैक्सीन नहीं लेने के सवाल पर मंगल पांडे ने कहा कि उन लोगों को लगातार जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लगातार उपलब्ध हो रहा है। कल ही 10 लाख डोज टीके के आए हैं और राज्य सरकार लगातार विभिन्न प्रकार के प्रयासों से टीकाकरण की गति को तेज करने में लगी हुई है। आप सब लोग की जानकारी में है कि टीका एक्सप्रेस की 839 गाड़ियां राज्य के अंदर गांव के टोलों से लेकर शहर के गलियों तक घूम रही है। इसके अलावा हमारे निश्चित टीकाकरण केंद्र हैं। टीकाकरण के समय को भी बढ़ाया गया है विभिन्न स्थानों पर। बढ़ते आगे और अब बात मोकामा की करेंगे, जहां ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम को दूर करने के लिए सर्वदलीय सियासी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय टीम ने अल्पसंख्यक बहुल कहायपुर गांव का दौरा किया और ग्रामीणों को वैक्सीन लेने के लिए राजी किया। आरटीपीसीआर जांच वैन टेंडर में आई गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सफाई दी है। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान कहा कि सरकार में जो भी टेंडर की प्रक्रिया होती है वो जेम्स पोर्टल के जरिए होती है। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जेम्स ई पोर्टल पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। तो आरटीपीसीआर जांच वैन टेंडर में गड़बड़ी आई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अब अपनी सफाई दी है। इस दौरान उनका कहना कि जेम्स पोर्टल के जरिए टेंडर की प्रक्रिया होती है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गड़बड़ी को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्री सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दी जा सके। वहीं अब इस वैन में गड़बड़ी आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सफाई दी है।
जो भी सरकार क्रय करती है उसकी एक प्रक्रिया होती है और निविदा प्रक्रिया होती है। और यह भी जो काम हुआ है, मैंने जानकारी प्राप्त की है, भारत सरकार का पोर्टल है जेम पोर्टल, और जेम पोर्टल पे जब कोई टेंडर बिड होता है तो इसका मतलब होता है कि भारत सरकार के पोर्टल पे जो संस्था देश में काम कर सकती है उससे काम कराया गया है। तो जेम पोर्टल से ये टेंडर होकर काम हुआ है। वहीं आरटीपीसीआर जांच वैन के टेंडर में हुई गड़बड़ी को लेकर अब आरजेडी ने भी सरकार पर हमला बोला है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस दौरान कहा कि इस सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, किसी चीज को इस सरकार ने बख्शा नहीं है। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा कि यही सब करके दूसरे दलों में खरीद फरोख्त होती है। चारों ओर घोटाला, जांच के नाम पर घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, मौत के आंकड़े में घोटाला, दवाई घोटाला, शौचालय घोटाला, किसी चीज को बख्शा ही सरकार ने? तो घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, यही सब घोटाला करके ना दूसरे दलों को तोड़ फोड़ करते हैं, खरीद फरोख्त होती है। तो दिख रहा है। इसलिए हम लोगों के आरोप में जो दम है, हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार जो कहते हैं, ये तो दिख रहा है कि चारों ओर सिर्फ घोटाला ही घोटाला है इस सरकार में। बढ़ते आगे, जहां बिहार में कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी के बाद अब आरटीपीसीआर जांच वैन के टेंडर में भी गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस दौरान कहा कि बिहार सरकार घोटालों की ही सरकार बन गई है। पहले नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर 55 घोटालों का आरोप लगा दिया था, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में शवों तक का घोटाला किया जा रहा है। 29 करोड़ रुपए 5 आरटीपीसीआर जांच वैन का किराया में दे दिए गए, वो भी उस कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड है, जबकि एक वैन की मरम्मत ही 29 करोड़ है। इस घोटाले का कसूरवार आखिर कौन है? ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि आपके राज्य में जो घोटाले हो रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? आप जवाबदेही लेकर इस्तीफा दे दीजिए। लगता है बिहार सरकार घोटालों की ही सरकार हो गई। पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 55 घोटाले का आरोप मुख्यमंत्री पे लगा दिया था, उसकी जांच अभी तक हुई नहीं। उसके बाद अनेक घोटाले हुए, सृजन से लेके, और अभी देख रहे होंगे आप जिस प्रकार से हम सृजन की चर्चा नहीं करते, बस स्टैंड घोटाले की चर्चा नहीं करते, लाशों की घोटाला की भी अब चर्चा नहीं करते। इस राज्य में तो लाश का घोटाला हो रहा है। लाश का घोटाला क्यों हुआ, ये आरटीपीसीआर घोटाले से पता चलता है कि 29 करोड़ रुपया मात्र 5 वैन का किराया दे दिया गया उस कंपनी को, जो कंपनी ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक लिस्टेड घोषित किया है। जबकि एक वैन 2 करोड़ रुपया में खरीदा जा सकता है, तो 5 वैन को 29 करोड़ रुपया कैसे दिया गया? और अब बात शेखपुरा की करेंगे, जहां मगई साहित्य समिति संगठन ने बेगूसराय में दी गई अंगिका भाषा के मेमोरेंडम का विरोध करना शुरू कर दिया है और मगई भाषा को स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर साहित्य संगठन ने शेखपुरा जिलाधिकारी इनायत खान को एक आवेदन भी सौंपा है। जिलाधिकारी से यह मांग की गई है कि शेखपुरा, जमुई और कई जिलों में मगई भाषा को लेकर स्कूलों में पढ़ाई शुरू करवाई जाए, जिससे मगई भाषा को बदला नहीं जा सके। इस दौरान मगई साहित्य समिति संगम के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक लेटर ले है कि कौन से जिला में किस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाए, ओकरा लिए मांगल गए है अनुशंसा पर। तो हम लोग जैसे पूरा के जितना साहित्यकार सभी है, सब लोग मगही में रचना भी करवाइए। तब हम आज दिलिए कलेक्टर के एक आवेदन कि हमारा जमुई और शेखपुरा जिला में मगही भाषा बोलल जाए, लेकिन बेगूसराय के कोई संस्था जो है लिख करके एक मेमोरेंडम दे दलखिन सरकार के कि शेखपुरा और जमुई में अंगिका भाषा बोलल जाए। यहाँ 9 लाख जनसंख्या है,
एक आदमी अगर एगो अंगिका भाषा बोल देथिन तब हम कहते, इसलिए वो जो देलखिन है आवेदन ओकरा हम विरोध करोइए। और हम सब जो है यहाँ मगही में अनुशंसा कल जाए, 5मा से लेकर 5मा तक के पढ़ाई तक में अगर अनुशंसा कल जाए, सरकार यह मांग कर रही है। तो साहित्य संगठन ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया है। आपको बता दें कि अंगिका भाषा के मेमोरेंडम का विरोध हुआ है, वहीं मगही भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की मांग की गई है। इस मांग को लेकर जिलाधिकारी को ये आवेदन सौंपा गया है, जहां साहित्य संगठन ने जिलाधिकारी को ये आवेदन सौंपकर मगही भाषा को स्कूलों में पढ़ाने की मांग की है। और इसी के साथ यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बात अब बेगूसराय की करेंगे, जहां कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सदर अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाया गया है। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में 100 बेड के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसके लिए 2 ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में लगाए गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर बरौनी फर्टिलाइजर HURL के द्वारा CRS फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने इस दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। इससे सदर अस्पताल में 50 बेड पर कोरोना मरीजों को 24 घंटे निर्बाध रूप से ऑक्सीजन मिलती रहेगी। साथ ही 50 बेड ICU वेंटिलेटर रखे गए हैं। बता दें कि सदर अस्पताल अब पूरी तरह से 100 बेड पर ऑक्सीजन देने के लिए खुद सक्षम हो गया है। तो आपको बता दें कि अस्पताल में अब 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये प्लांट लगाया गया है। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को गंभीर रूप से जो मरीज इलाजरत हैं अस्पताल में, उनको 24 घंटे अब ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बेगूसराय में सदर अस्पताल में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाया गया है, जहां सदर अस्पताल में 100 बेड के लिए अब 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मरीजों को मिलती रहेगी। बता दें कि पिछले लंबे समय से कोरोना के आंकड़ों में जहां इजाफा देखने को मिल रहा था, वहीं कई लोगों ने अपनी जान इस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी गंवाई। वहीं जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ी पहल की है, जिसके चलते मरीजों को अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। बेगूसराय के सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिससे गंभीर रूप से इलाज कराने पहुंचे सदर अस्पताल के मरीजों को अब 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलती रहेगी। तो हॉस्पिटल में 2
ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा बारुण प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाते हुए 22 भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा वितरित किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार और डायरेक्टर डीआरडीए बाल मुकुंद प्रसाद समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 से 4 दिनों के अंदर पहले किश्त की राशि लगभग 45,000 रुपए खाते में भेज दी जाएगी, जिससे प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। वहीं सभा में उप विकास आयुक्त औरंगाबाद द्वारा लाभुकों को संबोधित करते हुए ये निर्देश दिया गया कि इस काम में ग्रामीण आवास सहायक और ग्रामीण आवास का निर्माण कराना जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे राज्य सरकार की योजना है जिसके अंदर हम लोग भूमिहीन को जमीन उपलब्ध कराते हैं, पर्चा उनको देते हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी ऐसे व्यक्ति जिनको कि आवास योजना का लाभ मिल सकता है लेकिन जमीन उनके पास में नहीं है, उसमें भी हम लोग अभियान बसेरा के अंतर्गत जमीन देते हैं। और उसी का हम लोगों ने कैंप लगाया था, 22 लोगों को हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई है। साथ ही इनके खाते में जो आवास की पहली किस्त है वो भी हम लोग अभी भिजवा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ये अपना मकान बना लेंगे। जमीन और मकान दोनों जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके देखरेख के लिए किसी को रिपोर्ट किया गया है सर? किया गया अपने मतलब अपने मन से बनाएंगे सर? कैसा अनुरूप होगा इनके? हम लोग पूरी हेल्प करेंगे, हमारे आवास आए पूरी हेल्प करेंगे, हमारे इंजीनियर है वो भी हेल्प करेंगे और लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये लोग अपना समय से अच्छे डिजाइन से अपना घर बना लें, जिनको जमीन उपलब्ध करा दी है ये लोग अपना काम स्टार्ट करें। तो औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी के द्वारा बारुण प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा बांटा गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार और डायरेक्टर डीआरडीए बाल मुकुंद प्रसाद समेत कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां औरंगाबाद में 22 भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा बांटा गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाने की पहल की गई, जिसके चलते 22 लोगों को जमीन पर्चा वितरित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 से 4 दिनों के अंदर पहली किश्त की राशि लगभग 45,000 रुपए लोगों के खाते में भी भेजने की बात कही गई है, जिससे प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। 22 भूमिहीन लोगों को अभियान बसेरा के तहत जमीन पर्चा बांटा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम सोरेन के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बोर्ड निगम को लेकर चर्चा होगी। कई मामलों में जरूरी है सीएम का दिल्ली दौरा, तो सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात भी हो सकती है। कई अहम फैसलों पर चर्चा भी हो सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बोर्ड निगम को लेकर चर्चा होनी है, जहां प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी मुलाकात भी कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो सकती है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस में भी फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और दिल्ली दौरे के कई मामले तलाशे जा रहे हैं। एक तरफ तो चर्चा है कि राज्य में जो है कैबिनेट रिसफल की चर्चा है, कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है। 12वें मंत्री पद को लेकर की चर्चा होनी है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, और जो बोर्ड निगम के सदस्यों की जो नियुक्ति होनी है इसको लेकर भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा होनी है। बहरहाल इन सब के बीच मुख्यमंत्री के दौरा को अगर समझे तो मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का है और ऐसे में कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इसको लेकर के भी जो है पार्टी की तरफ से बातें कही गई हैं। हो सकता है कि देर शाम आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। समय प्रस्तावित नहीं है कि कितने बजे का वक्त होगा या फिर
मुलाकात होगी या अभी इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस टूर में पीएम मोदी से भी मुलाकात शामिल है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात के लिए कब वक्त देते हैं और किस वक्त इनसे मुलाकात होती है। निश्चित तौर पर पीएम से मुलाकात को लेकर के राज्य के कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा भी कई केंद्रीय नेता हैं जिनसे मुलाकात जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होनी है। हालांकि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात करें तो निश्चित तौर पर राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं। लगातार इस बात को सरकार कहती रही है। अभी कोरोना काल में राजस्व का भारी नुकसान भी हुआ है, जीएसटी का बकाये को लेकर के, और इसके अलावा राज्य को जो सहयोग कोरोना काल में मिलना था राज्य सरकार कहती रही कि वो सहयोग नहीं मिल पाया है। तो इन सब चीजों पर जो है आर्थिक सहयोग से लेकर के तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और राज्य की जो यथा स्थिति है फिलहाल कोरोना संक्रमण के बाद, इन चीजों से भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवगत। बिल्कुल नवीन, जो राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति है उस पर भी कुछ सहायता केंद्र से मांगी जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा। अब बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार कितनी सहायता करती है आर्थिक तौर पर और कई सामाजिक तौर पर। लेकिन इसके साथ ही चर्चा ये भी है कि कांग्रेस में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है जिसको लेकर भी ये चर्चाएं निकल करके सामने आ रही हैं। क्या कुछ नया फेरबदल कांग्रेस में देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की फेरबदल की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई व्यक्तिगत ये तो शामिल नहीं होगा। हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार जरूर किया जा सकता है, लेकिन अब तक इस चीज को सिरे से खारिज करती रही है, चाहे जेएमएम है चाहे कांग्रेस है। कैबिनेट रिशफल की बातें को सिरे से खारिज करती रही है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। बोर्ड निगम को लेकर के लगातार समय बीत रहा है, 2 साल होने जा रहा है सरकार को, लेकिन ये जो बोर्ड निगम में अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो बोर्ड निगम की नियुक्तियों को लेकर के जो बंटवारा होना है सीटों का वो कम से कम जो है इस बार तय हो जाएगा। यही वजह है कि रामेश्वर उरांव भी दिल्ली में मौजूद है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का होगा उनके साथ बैठ करके बोर्ड निगम में बराबर सीटें बटेंगी। नियुक्तियों को लेकर के विरोध विवाद दोनों ही देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी बहुत सारी उम्मीद पार्टी से जुड़ी हुई है, लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया, ऐसे में अब बोर्ड निगम में उन्हें जगह मिले, ये एक बड़ी बिल्कुल बोर्ड निगम को लेकर के जो चर्चा हो सकती है उस पर क्या कुछ फैसला आएगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान बादल पत्रलेख को लेकर भी एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है। क्या बादल पत्रलेख का भी दूसरा चेहरा बादल पत्रलेख की जगह लेकर के आया जा सकता है? देखिए, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। पार्टी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कोई चर्चा नहीं है। ये बातें मीडिया में जरूर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को सीधे से खारिज कर दिया है। लेकिन अंदर खाने की आप बात माने तो निश्चित तौर पे बदलाव की गुंजाइश जरूर नजर आती है। अंदर खाने की बात सूत्रों की माने तो इस पर पार्टी मंथन कर रही है, इस पर पार्टी विचार कर रही है। हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व बादल पत्रलेख के चेहरे को बदलने पर कुछ डिसीजन ले, लेकिन हो सकता है वो डिसीजन अभी नहीं, कुछ समय बाद लिया जाए। लेकिन इन चीजों पर चर्चा जरूर होनी है, ये बड़ा विषय है। देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है या नहीं होती है। इसके अलावा बोर्ड निगम की जहां तक बात की जाए तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उससे क्या कुछ बात हो पाता है, जो सीटों का बंटवारा होना है, जो नियुक्तियां होनी है, इसकी जो है समाधान क्या वाकई इस बार हो जाएगा, बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो दिल्ली दौरा है कई मायनों में खास है, कई मायनों में अहम है। कुछ बड़े फैसले राज्य के बिल्कुल नवीन, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं राज्य के हित में, चाहे वो कोरोना से संबंधित फैसले हों या राज्य की राजनीति से संबंधित फैसले हों। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से, और अगर ये मुलाकात होती है तो राज्य के हित में होती है और इस मुलाकात से राज्य को कितना फायदा मिलता है, ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात जामताड़ा की करेंगे, जहां 6 जून को लावारिस अवस्था में सड़क के किनारे एक शव बरामद हुआ था। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हुए, वहीं पुलिस ने हत्या की अनसुलझी गुत्थी को अब सुलझा दिया है। इसको लेकर सदर थाने में पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया गया कि शव की शिनाख्त कर ली गई है और रविंद्र यादव नाम का व्यक्ति
जिसने कोलकाता से आने के दौरान जामताड़ा में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, फिर शव को फेंक कर फरार हो गया था, जिस पर आज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। उनके मदर फादर को बताया, वो वहां से उन लोगों को बुलाया गया और ये पता चला कि जो मृतक है उसका नाम है आकाश उर्फ विजय यादव, ड्राइवर, और इसके साथ में रविंदर यादव करके है जो उसका साथी था। और इस घटना को अंजाम देने का काम जो है वो रविंदर यादव ने किया। प्रश्न है रीजन क्या? रविंदर यादव जो एक्यूज्ड है, इसकी पत्नी के साथ में आकाश का इलिसिट रिलेशन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 7 द प्लस न्यूज। नमस्कार।